हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 33। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। अभी तक हमने पार्टनर्स के एडमिट होने के लिए पढ़ लिया था, पार्टनर्स के रिटायरमेंट के लिए पढ़ लिया था, पार्टनर्स के डेथ होने में पढ़ लिया था। लेकिन अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का डिसॉल्व हो जाना, फर्म का डिसॉल्व हो जाना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है वो देखते हैं। आइए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज्ड एंड द वाउंड अप, इट मींस डिसॉल्व। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंद हो जाना, वो हमारी डिसोल्यूशन कहलाता है। यानी कि यहां पर केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है। ध्यान रहे, अगर पार्टनरशिप केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो ऐसी कंडीशन में फर्म को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। फर्म डिसॉल्व होने की स्थिति में पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। ध्यान रहे, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व हो जाने में पूरी फर्म बंद हो जाती है, और जब फर्म ही बंद हो जाएगी तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर यह कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कि यहां पर फर्म को पूरी तरीके से क्लोज्ड कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। लेकिन अब यहां पर बात यह आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर होती है, मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे होंगे जो मेंटेन किए जाएंगे, और ऐसी स्थिति में पार्टनर्स क्या क्या पैसा अपने लायबिलिटीज में पे करेंगे, किस प्रकार से पे करेंगे और किस प्रकार से पैसा को लेंगे। तो वो सभी चीजें यहां पर बताई जाएंगी आपको कि किस प्रकार से यहां पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। तो विशेष ध्यान आपको देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो अकाउंट्स को सेटल्ड कैसे किया जाएगा। तो देखिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, टू इशू हैव टू बी रिजॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय पर मेनली आपके सामने कितने टू इशूज आते हैं, टू इशूज मेनली होते हैं। और वो टू इशू कौन से हैं, देखिए। नंबर 1, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स को सेटलमेंट कैसे करें। इट मींस किसको हमें पैसा देना है पहले, किसको नहीं देना है, वो अकाउंट सेटलमेंट है। सेकंड इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स, फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट को पेमेंट कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जाएगा, विशेष ध्यान दें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्लियर कह रहा है, फर्स्टली फर्म्स डेब्ट टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि सबसे पहले जो पेमेंट किया जाएगा वो फर्म की जो थर्ड पार्टी होंगी उनको पेमेंट किया जाएगा। जो फर्म की थर्ड पार्टी होंगी उनको पेमेंट किया जाएगा, लाइक क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मींस ऐसे हमारे क्रेडिटर्स या हमारे बैंक लोन वाले या हमारे सभी वो लायबिलिटीज जिनको हमें पैसा देना है और जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, यानी कि फर्म के व्यक्ति नहीं हैं, आउटसाइडर्स व्यक्ति हैं। जैसे बैंक लोन आउटसाइडर है, क्रेडिटर्स आउटसाइडर है, या कोई थर्ड पर्सन जिसने हमको लोन दिया हो या फर्म को लोन दिया हो, तो वो भी हमारा आउटसाइडर है। तो इसलिए उनको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी। सो आउटसाइडर व्यक्ति जिन्होंने हमको पैसा दिया है, हमारी फर्म को पैसा दिया है, वो सभी हमारे थर्ड पार्टी कहलाती हैं। और सबसे पहले हमें ऐसे व्यक्तियों को ही पेमेंट करना है। तो सबसे पहले कह रहा है, फर्स्टली फर्म्स डेब्ट टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि फर्म को जिन पार्टीज ने, आउटसाइडर पार्टीज ने पैसा दिया है या जिनका उधार पैसा चाहिए फर्म पर, सबसे पहले हम उनका पेमेंट
करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पर किसका पेमेंट करेंगे? सेकंड नंबर पर लोन एंड एडवांस गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, यानी कि जो फर्म के पार्टनर हैं उन्होंने फर्म को कुछ लोन या एडवांस पैसा दिया है, तो सेकंड कंडीशन में उन पार्टनर्स को पेमेंट दिया जाएगा उनके लोन या एडवांस का। तो विशेष ध्यान रहे, फर्स्टली तो हम किसको देंगे? अपने आउटसाइडर्स को देंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे? जो पार्टनर्स ने कोई लोन या एडवांस फर्म को दिया है तो उनको पेमेंट किया जाएगा। एंड थर्ड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड स्टेप पर हम क्या करेंगे? जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनका पेमेंट किया जाएगा, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल फर्म के अंदर लगी हुई है उनको पे किया जाएगा। एंड लास्ट इज फोर्थ बैलेंस प्रॉफिट, यानी कि अगर उसके बाद कोई बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, अगर ये सभी आइटम देने के बाद कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस को वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी फर्म के पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आई? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में ये आपको विशेष ध्यान रखना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कि सबसे पहले हमको थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है, जो हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट हमें करना है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन या एडवांस दिया है तो उनका पेमेंट करना है। एंड थर्ड नंबर पर जो पार्टनर्स की कैपिटल फर्म के अंदर लगी हुई है वो कैपिटल का पेमेंट करना है। एंड फोर्थ नंबर पर अगर कुछ बच जाता है प्रॉफिट उसके बाद भी, तो ऐसी सिचुएशन में जो बचा हुआ होगा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अकाउंट्स को सेटल्ड किया जाता है। ये ऑर्डर वाइज है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्रॉफिट को बांट दें फिर कैपिटल दे दें, नो, ये ऑर्डर वाइज है, क्रमानुसार है, इसलिए आपको ऑर्डर वाइज ही माइंड में ये सेट रखने हैं कि पहले इसका पेमेंट होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा। ओके, तो ये आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। तो देखिए फर्म्स डेब्ट कौन से होते हैं? फर्म्स डेब्ट वो होते हैं जो फर्म के द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं, फर्म के द्वारा किए जाते हैं, वो सभी फर्म के डेब्ट होते हैं। और प्राइवेट डेब्ट जो पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा उसकी पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर किए जाते हैं वो हमारे प्राइवेट डेब्ट्स होते हैं। तो देख लेते हैं वहां क्या कह रहा है, डेब्ट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर नोन एज फर्म्स डेब्ट, यानी कि ऐसे डेब्ट जो फर्म के द्वारा आउटसाइडर से किए गए हैं वो सभी आपके फर्म्स डेब्ट हैं। वेयर एज द डेब्ट्स विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज प्राइवेट डेब्ट्स, और जो पार्टनर की पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर उसके द्वारा किए गए हैं पार्टनर के द्वारा वो सभी उसके प्राइवेट डेब्ट्स होते हैं। तो ध्यान रहे, अगर फर्म प्रॉपर्टी हमारे पास है तो फर्म्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले फर्म्स के डेब्ट को कंप्लीट किया जाएगा एंड देन अगर वो बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स के डेब्ट्स को कंप्लीट करेगा। और अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर की तो पार्टनर क्या करेगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी में से सबसे पहले अपने प्राइवेट डेब्ट्स को कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो फर्म के डेब्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स में यही डिफरेंस है, फर्म्स डेब्ट फर्म के होते हैं और प्राइवेट डेब्ट्स आपके पर्सनल पार्टनर के होते हैं। ओके, तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। ध्यान रहे, सबसे पहले फर्म्स के डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट डेब्ट्स का फर्म के द्वारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अकाउंट्स की, लेकिन अकाउंट से पहले एक पॉइंट आ जाता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप पिछले कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको बताएंगे, उसके बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अकाउंट्स की तरफ चलेंगे। तो पहले आइए करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो देखिए बहुत आसान है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, ये मैं रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पर क्या कहता है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
किस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो हम ध्यान देंगे। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 1 लाख रुपीज का है और इस पर जो लायबिलिटीज है, जो क्लेम लग रहा है, वो क्लेम अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। मान लीजिए क्लेम आपका यहाँ पर नील है, कोई भी क्लेम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एंट्री पास क्या करेंगे, वही एंट्री पास करेंगे जो आप करते हुए आए हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 3 पार्टनर मेरे पास अगर हैं तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, तीनों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट में ही होना है सारा काम, क्योंकि फर्म डिसकंटिन्यू हो रही है, बंद हो रही है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकलेगा, ना ही कोई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, ना कोई पार्टनर जा रहा है ना आ रहा है, पूरी फर्म ही बंद हो रही है, इसलिए सारे काम आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होने हैं। सो सेकंड कंडीशन हमारी आती है, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 1 लाख रुपीज का है और क्लेम मेरे पास यहाँ पर इससे कम कुछ भी ले लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं हम 30,000 रुपीज का हो गया, यानी रिजर्व 1 लाख का है और क्लेम 30,000 का है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिए रिजर्व अमाउंट आपकी अधिक है, क्लेम अमाउंट कम है, यानी क्लेम से रिजर्व ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर जो क्लेम होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम होगा वो क्लेम हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एंड बचा हुआ जो बैलेंस होगा उसको वही ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, जैसे 1 लाख रुपीज का आपका रिजर्व है, सो 1 लाख रुपीज, और रियलाइजेशन में क्लेम कितने का 30,000 रुपीज का आपने क्लेम लिखा और 70,000 रुपीज को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन हो जाती है, ध्यान रहे कि रिजोल्यूशन के समय पर तो हमें पेमेंट तुरंत करना होता है, पेमेंट तुरंत करना होता है, इसलिए जो क्लेम है उसका पेमेंट भी हम तुरंत करेंगे। सो पेमेंट की एंट्री जरूर पास की जाएगी, और पेमेंट कैसे किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट किया जाएगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट कितने कर रहे हैं 30,000, क्लेम जो आपका है वो 30,000 रुपीज का है। तो सेकंड सिचुएशन क्लियर हो गई, जब रिजर्व हमारे पास अधिक हो, क्लेम कम हो। दूसरी थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, जिसमें मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1 लाख रुपीज का है और क्लेम अमाउंट आपकी 1 लाख रुपीज की है, यानी कि जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो सीधी एंट्री हम पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पूरा क्लेम है सो इसलिए टोटल रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। इसमें बांटने के लिए कुछ हमारे पास बैलेंस है ही नहीं, और पेमेंट भी कर दिया जाएगा। ये पेमेंट की एंट्री तो सभी में होनी है जहां पर क्लेम होगा, सो पेमेंट भी कर दिया जाएगा इसका साथ ही साथ। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू आपने क्लेम का पेमेंट भी कर दिया 1 लाख रुपीज। ओके, सो तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। आइए फोर्थ कंडीशन चलते हैं, ऊपर से रफ कर देता हूं मैं। यहां पर ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो फोर्थ कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1 लाख का है और आपका जो क्लेम होगा वो क्लेम कितने का होगा 1,20,000 रुपीज। इट मीन्स रिजर्व से अधिक अगर क्लेम हो जाता है सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे,
तो देखिए जितना रिजर्व है पहले उतना तो हम रियलाइजेशन से ट्रांसफर करके इसको पेड कर ही देंगे, तो इसलिए पहली एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लेम मेरे पास 1 लाख रुपीज का है, सॉरी रिजर्व मेरे पास 1 लाख रुपीज का है, सो 1 लाख रुपीज तो मैं रिजर्व से ही ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, अब हम डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं 1,20,000 रुपीज, बाकी 20,000 रुपीज बैंक से पे किए जाएंगे। सो इसलिए इसकी एंट्री दूसरी पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे और 1,20,000 रुपीज का डायरेक्ट हमने पेमेंट कर दिया। ओके, सो अगर रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में ये आपकी एंट्री पास होगी, जितना रिजर्व है पहले उतना पैसा हमने रिजर्व से दे दिया, जो बचा हुआ है उसका पेमेंट हमने बैंक से कर दिया, तो बैंक से तो टोटल पेमेंट होना ही है ही। फिफ्थ कंडीशन आपकी अगर होती है तो वो होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कुछ भी नहीं है, नील है, और क्लेम आपके पास आ जाता है मान लीजिए 40,000 रुपीज का। इट मीन्स रिजर्व नहीं है बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एंट्री पास क्या करेंगे, तो रिजर्व तो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए रिजर्व की कोई एंट्री पास नहीं होगी, डायरेक्ट हम क्लेम का पेमेंट कर देंगे, कहां से, बैंक से। सो इसलिए जो एंट्री पास होगी वो होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। क्लियर? सो ये आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सभी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, 5 सिचुएशन होती हैं, 5 ही सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अब इसके आधार पर आप पहले डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से देख लें, फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स को देख लें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बता दी है वो देख लें, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करके देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अकाउंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में मेंटेन किए जाते हैं और सबसे ज्यादा कौन से अकाउंट्स की इंपोर्टेंस इसमें अधिक है, वो सभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, अपने बुक के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करें, जो भी कोई डाउट्स आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हैं, वो डाउट्स आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।